हो गया? ठीक है, सुनेंगे। शांत हो जाओ और थोड़ा सा ये वाला फैन ऑफ कर दो। हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इम्पॉर्टेंट मीन्स हर एंगल से इम्पोर्टेंट है। अगर 12th का कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उसको पढ़ने के लिए यहाँ से ज़रूरत पड़ेगा। जैसे इसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, वो 12th में कई जगह यूज होगा। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि तुम्हारे 12th के कई सारे चैप्टर्स में लगेंगे। इसीलिए 12th अच्छा से आए या 12th का जो चैप्टर है वो तुम्हें आए, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ ये कि इसमें से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। अगर तुम IIT की बात कर लो तो IIT में भी 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, और नीट की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन। और अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में तुम्हें लग रहा है 11th का टॉपिक है, नहीं पूछा जाएगा, तो 12th में चैप्टर है P ब्लॉक, वहाँ हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर है, वहाँ भी इसी से हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा। तो कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से रिलेट करेंगे 12th में। तो हर एक एग्ज़ाम में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, तो बहुत अच्छे से सुनना। अब बहुत लेंदी भी टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हम लोग जल्दी निकल लेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ पे एक टर्म है, देखो चैप्टर के नाम में ही जुड़ा हुआ है क्या चीज़, केमिकल बॉन्ड। अब ये क्या होता है केमिकल बॉन्ड, थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, बॉन्ड होता क्या है। तो देखो बॉन्ड का मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, रस्सियों सी नहीं है कि 2 लोगों को बांध दिया आपस में। जैसे मान लो तुम किसी को अपना दोस्त बोल रहे हो कि ये मेरा दोस्त है, तो क्या दोस्त का मतलब ये थोड़ी होता है कुछ रस्सी बांध करके अपने साथ ले घूम रहे हो, ऐसा तो होता नहीं है। हाँ, कोई है तुम्हारा दोस्त तो उसको बस एक क्या है, अट्रैक्शन है कि उसको कभी ज़रूरत पड़ा तो तुम उसके साथ चले गए, और तुम्हें कभी ज़रूरत है तो वो आ गया। मतलब एक तरह से कहा जाए तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करने के लिए एक तरह से जुड़े हुए हैं, या ये कह सकते हो दोनों एक दूसरे के दिक्कत वाले टाइम में या डिफ़िकल्ट टाइम में एक साथ हैं। जैसे मान लो कभी मान लो तुम्हारा हाथ टूट गया, ऐसा मान लो, जहाँ पैर टूट गया, मैं ये नहीं कर रहा हूँ टूट जाए, बट अगर कभी मान लो टूट जाए तो तुम्हारा दोस्त साथ में रहेगा, तो हो सकता है तुम्हें टांग ले जाए हॉस्पिटल में, पट्टी उट्टी कराए तुम्हारा, या हो सकता है उसे कभी कुछ हो जाए तो तुम उसे लेकर जाओ। मतलब क्या है, सिंपल सा है कि यहाँ पे फ्रेंडशिप का मतलब ये है कि दोनों लोग एक दूसरे के साथ कैसे हो सकते हैं, ऐसे हाइपोथेटिकली जुड़े हुए हैं बाय बॉन्ड, या कह सकते हैं बाय फ्रेंडशिप। उसी तरह से केमिकल बॉन्ड की बात है। केमिकल बॉन्ड कोई इस तरह से दिखने वाला कोई बॉन्ड नहीं है, बस ये ऐसे समझा जाता है, या हाइपोथेटिकली सोच सकते हो कि इसमें बॉन्ड है। तो केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है। हम बात करेंगे केमिकल बॉन्ड कहाँ लगता है, तो हम लोग पता है कहाँ लगना है, एटम्स के बीच में। तो जिस तरह से हम लोगों के बीच में फ्रेंडशिप लग रही है, चाहे दोस्ती आ रही है, उसी तरह से एटम्स के बीच में एक बॉन्ड है, और उसी बॉन्ड को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब ये होता क्या है, तो जैसे मान लो मैं बोलूँ एक एटम A है और एक एटम B है, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ध्यान सुनना, इन दोनों एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो कि इन दोनों को एक साथ बांधे रखे। देखो केमिकल बॉन्ड का मतलब मैं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें, 2 एटम्स हैं, दोनों अलग अलग थे, मतलब दोनों एक दूसरे को मान लो एक तरह से एक साथ जुड़े नहीं थे, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगने लगा, और अब ये अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों को साथ में बांधे हुए है। तो ये जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड कोई नई चीज़ नहीं है, या कोई रस्सी टाइप का चीज़ नहीं है जो कि एक दूसरे को बांध दे। ये ऐसे कर सकते हो कि एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो 2 एटम्स के बीच में लग रहा होता है, और उन दोनों एटम्स को एक साथ बनाए हुए हैं, उन दोनों एटम को एक साथ होल्ड किए हुए हैं। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, केमिकल बॉन्ड। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल दिया हूँ कि अगर मेरा कोई दोस्त है, तो जब भी मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगा तो वो आएगा। तो मैं अगर उसे दोस्त बोल रहा हूँ तो यहाँ पे जो दोस्त टर्म है या फ्रेंडशिप है, ये एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है कि उसे मेरे पास ला रहा है
और उसे कभी ज़रूरत पड़ा तो मैं उसके पास गया। तो ये दोनों को एक दूसरे के साथ बांधने वाला एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? नॉर्मल सा एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम्स को बांधे रखेगा या दो एटम्स को पास बनाए रखेगा, ठीक है ना। तो कोई नई चीज़ नहीं है। एक चीज़ और आता है कि केमिकल बॉन्ड क्यों ज़रूरी है। क्या केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा तो हम नहीं जिंदा रहेंगे? हम एक दूसरे के साथ दोस्ती ना करें तो क्या जिंदा नहीं रहेंगे? रहेंगे। जैसे तुम सोचो, अगर तुम अकेले कमरे में बैठे हो और तुम्हें बाहर से कोई ताला मार दिया, मोबाइल भी छीन लिया और कहे अब रहो 10 दिन इसी में, तो शायद हो सकता है तुम एक दिन खूब मजे मजे में कटा लो, खूब सो करके। लेकिन सोचो जैसे ही 4 दिन बीतेगा तो सिर्फ वही कमरा तुम्हें जेल लगने लगेगा। ऐसे लगेगा यार मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, कुछ है ही नहीं। वही खिड़की खोल खोल कर देख रहे हो बाहर से, मतलब वहाँ से तुम्हें निकलने का एकदम इच्छा होने लगेगा। लेकिन तुम यही कंडीशन थोड़ा सा सोचो कि तुम्हारे जितने दोस्त हैं 10-15 सबको बुला दिया जाए और कमरे बंद कर दिया जाए, कर रहो इसी में, तो 10 दिन शायद कटाना आसान हो जाएगा। क्योंकि एक कहानी शुरू करेगा अपना बताना तो 5 दिन तो वही सुनाएगा कि देखो मैं क्या क्या किया हूँ, कैसे नाला में कूदा था और नहाया था 2 दिन और उसके लिए मैं पिटाया था, समझो ना। तब तक दूसरा शुरू करेगा। मतलब वहाँ 10 दिन कटाना आम बात हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। मीन्स उसी कमरे में जब तुम अकेले रहे तो 2 दिन बाद ही तुम अनस्टेबल हो गए, डिस्टर्ब हो गए, परेशान होने लगे। लेकिन जब दोस्त रहेंगे तब तुम एकदम खुश हो, आराम से, समझो ना। अगर एक कहानी सुना के उब गया तो क्या चलो गेम शुरू करते हैं, आँख मुनाने वाला है, आँख बंद करो मारते हैं एक दूसरे की, ठीक है ना। नहीं होता है, आँख बंद करके मार दो या कौवा उड़ वाला खेलते लगते हैं। तो वही बात है कि एक एक ठो गेम खेल करके तुम आराम से वहाँ पे टाइम पास कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सोचो, अकेले रहते तो क्या ये पॉसिबल था? नहीं। मतलब दोस्ती इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल हो आदमी। यही यहाँ भी है, एटम अकेले अनस्टेबल होता है। यही कह सकते हो कि वो अपने आप को ज़्यादा स्टेबल नहीं फील करता है। तो खुद को एक ज़्यादा स्टेबल वाली कंडीशन में लाने के लिए वो बॉन्ड बना लेता है किसी के साथ। तुम्हारे साथ भी वही है। हो सकता है तुम स्कूल में जाओ और तुमसे थोड़ा सा पहलवान टाइप का बच्चा हो, रोज़ डिस्टर्ब कर रहा हो, यहाँ बैठना मत, मैं ही बैठूँगा। और मान लो तुम अकेले हो तो क्या करोगे? नहीं बैठोगे। लेकिन अगर तुम्हारे साथ 5 दोस्त हैं तब कहोगे मैं ही यहाँ बैठूँ, क्या कर लोगे? और ज़्यादा दिक्कत किया तो चारों बुला लिया, आ जाओ, समझ रहे हो ना। मीन्स वहाँ तुम क्या हो गए? डोमिनेंट हो गए, स्टेबल हो गए। वही चीज़ है, अगर तुम अकेले हो तो बहुत जगह पे तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुम कमज़ोर हो, या हो सकता है तुम्हें अनस्टेबल फील होगा, अकेले रहने में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन वही एक ग्रुप रहे दोस्तों का तो हर जगह मज़ा है, समझ रहे हो ना। वही चीज़ एटम के साथ है। अकेला एटम जनरली अनस्टेबल फॉर्म में फील करता है या अनस्टेबल फील करता है। तो वो खुद को स्टेबल रखने के लिए या खुद को स्टेबल कंडीशन में बनाए रखने के लिए दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना। अच्छा, मीन्स घुमा फिरा करके मैं बोलूँ तो ये पूरी कहानी बोल दिया। अब शॉर्ट में एक लाइन बोला जाए कि बॉन्ड बना तो क्यों बना? स्टेबिलिटी के लिए। तो हम केमिकल बॉन्ड जब बनता है तो केमिकल बॉन्ड बनने के मात्र पीछे एक ही रीज़न है, क्या चीज़? स्टेबिलिटी। हमें क्या अचीव करना है? स्टेबिलिटी। तो हमने स्टेबिलिटी लाने के लिए केमिकल बॉन्ड बना लिया। अब ये स्टेबिलिटी कैसे कैसे आ सकती है? तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, मैं बोलूँगा, ध्यान सुनेंगे सब लोग। स्टेबिलिटी हम 2 तरीके से ला सकते हैं। पहला चीज़, अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं घर बनाने वाला हूँ 10 मंजिला और मैं चाह रहा हूँ कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाया जाए, थोड़ा देखना डिज़ाइन। ये भी 3 फ्लोर बनाया है, ठीक है। रुक जाओ ये बता रहे हैं। और ये है, ये मेरा भाई डिजाइन किया है कि इस तरह से बनेगा। बताओ किसका डिजाइन ठीक लग रहा है? ये वाला डिजाइन ठीक लग रहा है। क्यों? क्योंकि ध्यान सुनो, इसमें क्या है, सिमेट्री नहीं दिख रही है। अगर थोड़ा सा भी हवा बह गया तो तीसरा मंजिला पहले नीचे चला जाएगा, सर है ना। और यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो सिमेट्री ज़्यादा है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है
और अगर कोई अनसिमेट्रिकल है तो दोनों में स्टेबिलिटी कहाँ पे होगी? जहाँ पे सिमेट्री होगी। तो ध्यान सुनना, यहाँ पर सिमेट्री ज़्यादा है, इसलिए ये देख के लग रहा है कि ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा, ज़्यादा स्टेबल घर बनेगा। और ये इसमें देख करके लग रहा है सिमेट्री है क्या कहीं दूर दूर तक। अगर हम इसे दो टुकड़े में काट दें तो कहीं भी बैलेंस नहीं होगा, मतलब यहाँ पे सिमेट्री नहीं है। तो सिमेट्री नहीं है तो ये देख करके क्या लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। ऐसा घर बनाना दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना, कि सब लोग इसमें रहने लगे और आंधी तूफान थोड़ा सा भी आया तो पता चला जितने फ्लोर पर रह रहे हैं लोग सब वहीं चप जाएंगे, सब समझ रहे हो ना। मीन्स ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो ध्यान सुनना, तुमने शायद पढ़ा होगा कहाँ पर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया गया होगा कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और जो फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, मैं बताया होगा हाफ फील्ड और फुल फील्ड, कुछ इस तरह से बताया गया होगा कि अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूं तो p ऑर्बिटल दो तरीके से हो सकता है। या तो ये हाफ फील्ड, मतलब कि जब p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएं और जब p ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएं, मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते थे हाफ फील्ड। हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है और हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन, मतलब फुलफिल कंडीशन है। तो या तो हमारा ऑर्बिटल हाफ फील्ड है या तो हमारा ऑर्बिटल फुल फील्ड है। तो मैं यहाँ बताया हूँगा कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं और फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं ये हाईली स्टेबल होते हैं, क्योंकि इसमें सिमेट्री ज़्यादा होती है। और इसके अलावा कोई और कंडीशन है, जैसे मैं मान लो बोल दूं P4, तो P4 का मतलब हुआ कुछ इस तरह से। तो क्या ये हाफ फील्ड की कैटेगरी में आएगा? ना, ये फुल फील्ड कैटेगरी में आएगा। तो ये किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा है और इसके अंदर उतनी ज़्यादा सिमेट्री नहीं होगी जितनी ज़्यादा सिमेट्री हाफ फील्ड में है और जितनी ज़्यादा फुल फील्ड में है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी एटम्स या जो भी ऑर्बिटल फुलफिल्ड कंडीशन में होते हैं उनके पास सिमेट्री ज़्यादा होती है, मींस स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और मैं तुम्हें बता चुका हूँगा पहले भी कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, मैं ये लास्ट शायद क्लास में बताया होगा कि अगर हमने किसी एटम के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होगा, और अगर उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो अनस्टेबल होगा, ऐसा बताया गया है। तो ध्यान सुनना, कोई भी एटम अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है और जब उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। और जो 8 इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन होती है ना, जब किसी एटम के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इसका मतलब उसके पास या तो हाफ फील्ड वाली कंडीशन होती है या फुल फील्ड वाली, मीन्स वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ स्टेबिलिटी कैसे लाया जा सकता है, तो एटम अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट का मतलब होता है यही कि एटम का जो वैलेंस सेल है, जैसे ये एटम है, उसमें ये न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं और उसके चारों तरफ सेल हैं जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसके जो बाहर वाला सेल है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे और इस आउटर सेल में, इस वैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये एटम स्टेबल हो जाएगा। कितना हो गया, ठीक है ना। अगर इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो ये स्टेबल हो जाएगा और इसी को बोलते हैं कि ये एटम ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। मतलब इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब ये स्टेबल कंडीशन में आ गया है। तो मैं बोला हूँ स्टेबिलिटी हमें लाना है, तो स्टेबिलिटी लाने के लिए एटम क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। और वो कैसे होगा, तो अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ला करके। और ध्यान सुनना, अगर एटम के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या करेगा, वो 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा। और वो कैसे ला सकता है, तो कई तरीकों से लाता है, बॉन्ड बनाता है, और उसी केस में हमारा ये बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। तो एक तो चीज़ ये हो गया कि एटम अपने आप को या तो ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो स्टेबल हो जाएगा,
और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज हमारा हो गया, स्टेबिलिटी कैसे अचीव करेगा कोई भी एटम, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करके, ऑक्टेट अपना कंप्लीट करके स्टेबिलिटी ला सकता है। दूसरा चीज क्या है, तो दूसरा चीज है ये अपने आप को मिनिमम एनर्जी स्टेट में ला करके भी स्टेबल कर सकता है। अब ये क्या होता है थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये क्या समझ में आया, ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है, मतलब अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ला ले और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसीलिए वो बॉन्ड बनाता है, और बस बॉन्ड बनाएगा मतलब वो खुद को क्या करने वाला है, स्टेबल। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना जरूरी है, या तो ऐसे स्टेबिलिटी लाना होगा, और दूसरा है मिनिमम एनर्जी स्टेट में लाना। कोई भी एटम अपने आप को मिनिमम एनर्जी स्टेट में ला कर भी स्टेबल कर सकता है। कैसे, थोड़ा सोचो। अगर तुम्हारे जेब में 1 भी रुपए न रहे तो एकदम शांति से तुम बैठे रहोगे क्लास में, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक भी बार तुम्हारे दिमाग में ख्याल नहीं आएगा कि चलो कहीं पे समोसा 5-7 चाप देते हैं, क्योंकि जेब में पैसे ही नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे जेब में 1 करोड़ रुपए आ जाए तब तो तुम ये सोचोगे कि चलो पहले उस चाय वाले दुकान पे जी भर का जो मन होगा वो खाएंगे, और फिर इस मॉल में चलेंगे, उस मॉल में चलेंगे, समझो ना, ये खरीदना है वो खरीदना है, दुनिया भर की बातें आने लगेंगी। मतलब अगर तुम्हारे जेब में पैसा हो तभी दिमाग में आइडिया आएगा, और फिर उस आइडिया का काम करोगे। तो तुम एक जगह बैठोगे क्या, तुरंत दौड़ना शुरू, कभी गोरखपुर तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ, समझ रहे हो ना। मीन्स उस केस में तुम्हारे पास एक जगह बैठने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तुम्हारी स्टेबिलिटी घट जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे जेब में पैसे न रहे तब तो चाह कर भी तुम कहीं जा ही नहीं सकते, चुपचाप बैठे रहोगे। मीन्स कहने का ये है कि अगर तुम्हारे पास एनर्जी ज़्यादा रहेगा तो स्टेबिलिटी कम रहेगी। पैसे तुम्हारे जेब में रहेंगे तो तुम चैन से एक जगह बैठना नहीं चाहोगे, कभी यहाँ घूमने सोचोगे, कभी वहाँ घूमने का सोचोगे, कभी ये खरीदने का कभी वो खरीदने का। लेकिन अगर पैसे न रहे तो सब दिमाग काम करना बंद कर देगा, शांति से जगह बैठे रहोगे। ठीक है ना। मीन्स कहने का मतलब ये है कि किसी भी एटम के पास अगर एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम, और अगर किसी एटम के पास एनर्जी कम है इसका मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जो तुम्हारे साथ है वही एटम के साथ है। मतलब अगर कोई एटम खुद को स्टेबल करना चाहता है तो वो क्या करे, अपने आप को मिनिमम एनर्जी स्टेट में रखे। अपने आप को मिनिमम एनर्जी स्टेट में रखेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और वो कैसे मिनिमम एनर्जी स्टेट में ला सकता है खुद को, तो बॉन्ड बना करके। ध्यान सुनना, जब भी कहीं भी बॉन्ड बनता है तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। सोचो तो, एक लड़का है मान लो और एक लड़की है, दोनों एक दूसरे को जान नहीं रहे हैं, लेकिन जब उनके घर वाले कहते हैं नहीं अब जान ही लो, मतलब जब उनकी शादी होती है 10-15 लाख आराम से सेट हो जाएगा, 10-15 लाख रुपए उड़ेंगे ना। तो सोचो उन दोनों को बस जोड़ने के चक्कर में 10-15 लाख खर्च हो गए। मीन्स कहने का मतलब ये है कि 2 अननोन लोगों को जोड़ने में एनर्जी निकलनी है। उसी तरह से 2 एटम, अगर ए एटम है और बी एटम है, दोनों पहले अलग अलग है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी निकलेगा। मतलब इसकी भी एनर्जी रिलीज होनी है और इसकी भी। मतलब पहले इसके पास जितनी एनर्जी थी उससे ये लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। जहाँ पर ये खड़ा था पहले अगर मान लेते हैं 50 जूल की एनर्जी था इसके पास, और इसके पास मान लेते हैं 50 जूल की एनर्जी था, तो जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ से एनर्जी निकलेगा। मतलब इससे भी एनर्जी लॉस होगी, इससे भी। तो ये अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट में आएगा कि नहीं, एनर्जी निकालेगा, और एनर्जी निकलेगा, एनर्जी कम होगा तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को अचीव करेगा। समझ गए हो गया। तो यहाँ पे मैं 2 बातें बोला हूँ, या तो एटम ऑक्टेट कंप्लीट कर ले या तो खुद को मिनिमम एनर्जी स्टेट में लाए। तो मिनिमम एनर्जी स्टेट में ला सकता है बॉन्ड बना करके, और ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है बॉन्ड बना करके। दोनों ही केस में इसे बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोला हूँ केमिकल बॉन्ड क्यों जरूरी है, स्टेबिलिटी के लिए। और स्टेबिलिटी कहाँ से आएगा, तो इन 2 रीजन से ला सकते हैं। ठीक है।
इतनी बातें क्लियर हैं? तो आगे सुनेंगे। एक चीज़ और है, अभी तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि मिनिमम एनर्जी स्टेट में कैसा आएगा, बॉन्ड बना करके। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो है एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है? एक्जोथर्मिक का मतलब मैं बताया हूँगा। एक्जोथर्मिक का मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें जो हमारा कोई भी प्रोसेस हो जिसके होने पर एनर्जी अगर रिलीज होती है तो इसको एक्जोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे अगर हम लकड़ी को जला दें तो वहाँ से हीट निकलता है, मतलब कंबस्टन क्या है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। अरे भाई लकड़ी जला करके तो हाथ हो सकते हैं आराम से, और ठंडे का माहौल आ ही रहा है, अरे तुम लोग पेड़ ही पूरा आग लगा दोगे और फिर आराम से हाथ सेकोगे, समझ रहे ना। मीन्स हम कहीं भी किसी चीज़ को जला रहे हैं तो वहाँ से हीट निकलेगा, एनर्जी निकलेगी। उसी तरह से यहाँ भी है, बॉन्ड कहीं बन रहा है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करना है तो ये मैं बताया हूँ। ऑक्टेट कंप्लीट होगा बॉन्ड बना करके, बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और बॉन्ड कितने तरीके से बना सकते हैं तो अब इस पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो बॉन्ड कैसे कैसे बन सकता है तो मैं अभी थोड़ा सा इंट्रो दूंगा उसका, फिर अभी डिटेल में हम लोग बात करेंगे इस पर। बॉन्ड हम लोग 3 तरीके से बना सकते हैं। कौन कौन से बॉन्ड, कैसे कैसे बॉन्ड बना सकते हैं थोड़ा सा देखेंगे। इसको थोड़ा साफ कर दिया जाए। ये शायद सब लोग पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में, सुनेंगे। बॉन्ड की बात की जाए तो हम 3 तरीके के बॉन्ड देखेंगे। एक होगा हमारा आयनिक बॉन्ड होता है, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। तो सुनेंगे क्या क्या है। आयनिक बॉन्ड कब बोला जाता है, कोवैलेंट कब बोला जाता है, कोऑर्डिनेट कब बोला जाता है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, बस थोड़ा सा सुन लो। एक्चुअल में केवल हमें इतने ही तरह के बॉन्ड नहीं पढ़ने हैं, जितने तरह के हमें बॉन्ड पढ़ने हैं उन सबको मैं अभी तक डिटेल में बताऊंगा, बस थोड़ा थोड़ा इसको सुन लो। आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जैसे मान लो हमारे पास 2 एटम है, एक एटम ए है एक एटम बी है, और ये दोनों एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन दे करके और ले करके। जैसे एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और बी ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन पाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा। और तुमने पढ़ा होगा कि अगर किसी के ऊपर प्लस चार्ज है किसी के ऊपर माइनस चार्ज है तो 2 अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और अगर इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा तो आ गया तो बॉन्ड। तो इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम बोल देते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बना, यहाँ इलेक्ट्रॉन देने से और इलेक्ट्रॉन लेने से बॉन्ड बना, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में बहुत करेंगे, बस इतना ही सब ध्यान रखो। फिर आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड पे। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो अगर 2 एटम, जैसे कि मान लेते हैं ए और बी, ये दोनों एटम एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, यानी वो हुआ क्या होगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबल हुआ और इसने इलेक्ट्रॉन ले करके स्टेबल हुआ, तभी यहाँ पे दोनों स्टेबल फॉर्म में जा रहे हैं और तभी ये बॉन्ड बन रहा है। हमने शुरू में ही बताया है कि बॉन्ड बनने के पीछे रीजन क्या है, स्टेबिलिटी। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल करके अनस्टेबल हो जाता तो क्या ये इलेक्ट्रॉन निकालता, बिल्कुल नहीं निकालता। अरे सोचो ना कि तुम्हारे पास मान लो 90 लाख रुपए हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट का कहना है कि 1 करोड़ रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, और तुम्हारे पास 90 लाख रुपए हैं, तो क्या तुम चाहोगे कि 1 करोड़ रुपए तुम्हारे पास हो जाए, क्योंकि सारे पैसे पर फिर टैक्स लगने लगेगा। और कोई तुम्हारे पास आया कर भाई 10 लाख रुपए ले लो मेरी तरफ से, तो तुम क्या कहोगे, कहोगे 10 लाख नहीं लूँगा, 9,90,999 रुपये दे दो, 1 रुपये मत देना, और तुम बैंक पर रख दिए, मतलब 1 करोड़ में 1 रुपये कम है। तो तक फिर कोई आ गया, भाई 1,000 मेरी तरफ से ले लो, लोगे क्या अब तुम, अब नहीं लोगे। क्यों, क्योंकि भाई 1 रुपये लगते ही, 1 रुपये रखते ही तुम्हारे क्या हो जाएंगे, 1 करोड़ हो जाएंगे।
और फिर सब पर टैक्स लेने लगेगा। मतलब तुम देख रहे हो कि मैं अगर 1 रुपये ले लिया, 1 रुपये और बैंक में ऐड किया तो क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा, तो तुम लेना ही नहीं चाहोगे। मतलब तुम उसी कंडीशन तक इलेक्ट्रॉन ले सकते हो जहाँ तक तुम स्टेबल हो, और नहीं स्टेबल होगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं लोगे। सुनना थोड़ा सा, ये एटम इलेक्ट्रॉन निकाल करके स्टेबल हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ले करके स्टेबल हो रहा है। तो इसने निकाला, इसने लिया, ये निकाल के स्टेबल, ये ले करके स्टेबल, और यहाँ पे प्लस आया माइनस आया तो दोनों के ऊपर चार्ज आया, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगने लगा। और यहाँ पे कौन सा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बताया जाएगा आगे कि ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना। तो अभी हम डिटेल में इसको करेंगे, अभी टेंशन मत लो, ये थोड़ा थोड़ा सा चीज़ें बताई जा रही हैं। अभी हम डिटेल में बात करेंगे लेविस-कोसेल थ्योरी में कि क्या क्या होता है। अगला है हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि ना कोई एटम इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है और ना कोई ले सकता है, क्योंकि ये ना, अगर ये निकालेगा तो ये खुद ही अनस्टेबल हो जाएगा, और ये लेगा तो स्टेबल हो सकता है, लेकिन ये निकाल के स्टेबल नहीं होगा। तो क्या कोई ऐसा चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन निकाल के खुद ही अनस्टेबल हो जाऊं? नहीं। तो उस केस में ना कोई इलेक्ट्रॉन निकालता है और ना कोई लेता है। मतलब ये ले तो सकता है, लेके स्टेबल हो जाएगा, लेकिन सिर्फ यही स्टेबल होगा, और ये निकालेगा तो खुद को अनस्टेबल कर लेगा। तो ऐसा तो कोई बॉन्ड बनना नहीं है। बॉन्ड बनता है दोनों एटम की स्टेबिलिटी के लिए, दोनों एक दूसरे को स्टेबल करते हैं। मैं बताया हूँ ना, फ्रेंडशिप में क्या है, दोनों एक दूसरे को स्टेबल करते हैं। अब ऐसा थोड़ी होगा कि तुम्हारा हाथ टूट गया, तुम्हारा दोस्त टांग के हॉस्पिटल लेके जा रहा है, और उसका हाथ टूट गया तो तुम आराम से फोन से कहो, अरे भाई चलो चलो हॉस्पिटल में आ रहा हूँ, तो दोस्ती चलेगा आगे? बिल्कुल नहीं चलेगा, गड़बड़ा जाएगा, कहेगा ऐसे कैंसिल, अब देखना मत हमको, दूसरा हाथ तुम्हारा तोड़ दूंगा मैं। सुनो ना, मीन्स दोनों तरफ से एक दूसरे को स्टेबल करना है। ये भी एक दूसरे को, ये भी चाहेगा कि ये स्टेबल हो जाए और ये भी चाहेगा ये स्टेबल हो जाए, तब जाके बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे ये ले दे तो नहीं पाते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बना लेते हैं। मतलब यहाँ पे एक्चुअल में म्यूचुअल शेयरिंग कर करके बॉन्ड बनाया जाता है। ये हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बस इतना ही ध्यान रखें कि म्यूचुअल शेयरिंग से अगर बॉन्ड बन रहा है तो वो कैसा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है ना। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है दोनों तरफ से शेयरिंग होगी, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, वो भी शेयर करेगा। ठीक है। अगला है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको रहने तो इसको आगे ही डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी बताएंगे तो थोड़ा सा जानोगे, कंफ्यूज रहोगे, डिस्टर्ब रहोगे। तो जब हम डिटेल में बात करेंगे तभी इसके बारे में बताएंगे। ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा बताया कि बॉन्ड ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनना है, और बॉन्ड कौन कौन हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो ये 3 पढ़ेंगे डिटेल में, और भी हैं। अब कितने तरह के बॉन्ड पूरे चैप्टर में पढ़ना है उस पर आ जाते हैं। तो हमें पढ़ना है टोटल 6 टाइप के बॉन्ड। तो मैं इसे हटा दूं, इसे इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा सुन लो। 6 तरह का बॉन्ड हमें पढ़ना है। कौन कौन? तो सबसे पहला हमारे पास यही वाला है, आयनिक बॉन्ड। दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चौथा है मेटैलिक बॉन्ड। पांचवा है हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड छठा है वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये 6 तरह के बॉन्ड हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। अब इसमें भी स्पेशली हमें डिस्कस करना पड़ेगा कौन सा बॉन्ड एटम्स के बीच में लगता है और कौन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। तो देखना, इसमें से जो ऊपर के 4 बॉन्ड हैं ये एटम्स के बीच में लगते हैं, और ये नीचे के 2 बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। अब ये क्या मतलब है, ध्यान सुनो। तो जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और एक और हाइड्रोजन एटम है। अगर इन हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यहाँ पे कोई बॉन्ड बन रहा है, तो ये बॉन्ड होगा एक्चुअल में ऊपर के 4 हो सकते हैं। मतलब इसको हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड।
मतलब एटम्स के बीच में लगने वाला बॉन्ड। और अगर मैं इसे ऐसे बोलने लगूं कि ये हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2, और इसी तरह से एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2। अब इसके बीच में अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। समझ गए होंगे? तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड का मतलब होता है जब एटम्स के बीच में बॉन्ड लग रहा होगा, और मॉलिक्यूलर बॉन्ड का मतलब, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड का मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब बॉन्ड लगेगा। तो ध्यान सुनिएगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये जो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये दोनों लगेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ये दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में लगेगा तो क्या हो गया? या तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है या तो वान डेर वाल, मतलब कि इंटर मॉलिक्यूलर वाला बॉन्ड होगा। और एटम्स के बीच में जो लगेगा वो कौन हो सकता है? या तो आयनिक, या तो कोवैलेंट, या तो कोऑर्डिनेट, या तो मेटेलिक। इन चारों में से कोई हो सकता है, ठीक है ना? तो इनको हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड, ठीक है? तो इन्हीं सब को डिस्कस करना है पूरे चैप्टर में। थोड़ा सा इसको नोट कर लें सब लोग, ठीक है ना? और नोट कर लें मतलब कि कैसे में नोट किया जाएगा। तो हेडिंग डालो केमिकल बॉन्डिंग। अरे नहीं नहीं नहीं, सारा सीट में तो है, ठीक है ना? नोट करने की जरूरत नहीं है, सीट में ही देखो कुछ चीज़ें। तुम क्या करो, सीट मिल जाएगा, टेंशन मत लो। रफली इसको नोट कर लो, ठीक है ना? रफली नोट कर लो, सीट में सारा कुछ है, तो इससे कुछ ज़रूरत नहीं है। सबको मॉड्यूल मिल जाएगा एक दो दिन में। इसे रफली नोट कर लो थोड़ा सा आज के लिए रिवाइज करने के लिए, कल सबको मॉड्यूल मिल जाएगा, ठीक है? जल्दी करो। सब छाप दिया क्या पहले ही? अच्छा ये वाला, जल्दी करो जल्दी करो। ऐसा ये लग गया है ना कि मैं उधर जा भी नहीं सकता हूँ। ठीक है ठीक है, अरे बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ही लोग देखोगे, ठीक है ना? हाँ, इसको देखने के लिए तुम लोगों को YouTube पे जाना पड़ेगा, और YouTube पे जाने से क्यों नहीं हो जाएगा, इसका लिंक चाहिए होगा। इसका लिंक सेवल ग्रुप में दिया जाएगा, पब्लिकली नहीं रहेगा ये वीडियो, ठीक ना? तो केवल वही लोग देख पाएंगे जो लोग यहाँ हैं, ठीक है ना? हो सकता है कि इसमें से एक दो वीडियो हो सकता है चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, लेकिन सारा वीडियो नहीं रहेगा। जैसे आज का वीडियो हो सकता रहे, कल वाला वीडियो नहीं रहेगा, इसलिए कि नहीं, तुम लोगों के लिए रहेगा सारा। पब्लिकली केवल एक चैप्टर का स्टार्टिंग वाला वीडियो रहेगा या एक दो लेक्चर रहेगा, सब नहीं रहेगा। नहीं, ऐसे भी रहेगा, चलता रहे। हाँ, एडवर्टाइजमेंट के लिए ही कर सकते हो। इतना मेहनत इसलिए हो रहा है, अभी जाके आधा घंटे इसमें एडिटिंग करना पड़ेगा, आधा से घंटा, फिर 1 घंटा एक्सपोर्ट होता है। ये भी इसमें अपना म्यूजिक लगाए हुए हैं, क्या करोगे? कोई नहीं कोई नहीं। देखो क्या होता है ना कि अभी तुम ये वीडियो देखोगे तो मज़ा आएगा, इसलिए कि ये अगल बगल की बातें जो हो रही हैं ये होना ज़रूरी है। लगातार मैं बोलता रहूँगा ना तो पता चलेगा 20 मिनट बाद ही कहेंगे सब भागो जल्दी वीडियो छोड़ के, और भाग जाते हैं सब। ये होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें होना ज़रूरी है कि लगे कि हाँ थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स रहे। लगातार दिमाग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे, ऐसा बहुत कम लोगों का दिमाग है, और इसीलिए तो मोस्ट आप लोग नहीं पढ़ पाते ऑनलाइन। हाँ, फिल्म देखना होगा तो लगातार लगा तो 18 घंटे देखना है। तो 18 घंटा ये क्या, इससे मैं ज़्यादा देख सकता हूँ। और
मात्र कह दो 1 घंटा लगातार पढ़ के दिखा दो, तो उसको पेट दर्द, सर दर्द, बेहोशी सब आने लगेगा। हाँ, ये बात फैक्ट है। आर्यन नहीं आया क्या? गेमर है ये, छोड़ दे कि नहीं? जल्दी करो, हो गया? चला जाए आगे, सुनेंगे थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे कि ये जो 6 तरह के हमने बॉन्ड डिस्कस किया है, इसको बताया कैसे जाएगा। तो सुनो तो, जैसे कि क्या है कि ये हमने अभी बताया कि 6 तरह के बॉन्ड हमें डिस्कस करना है। तो हर 1 मिनट थोड़ा मिटा दिया जाए। सुनेंगे क्या है कि ये जो 6 तरह के बॉन्ड हैं, सुनिएगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कई सारी थियरीज दी गई थी। जैसे ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो बॉन्ड है ये केवल एक ही आदमी उठा सबको बता दिया, नहीं। इन थियरीज को एक्सप्लेन मतलब इन सारे बॉन्ड के बारे में कई सारे साइंटिस्ट आए, डिस्कस किए। हो सकता था उन्होंने कुछ बातें बताया और कुछ उसमें कमियां रह गई, तो कोई और साइंटिस्ट आया, फिर उसने अपनी थियरी दी कि नहीं उसमें ये गड़बड़ियाँ हैं, इसको हम लोग ऐसे मानेंगे, तो उसे हटा दिया गया। फिर दूसरी थियरी हम लोग पढ़े, फिर इस तरह से कोई तीसरा आया तो भी हटा के फिर तीसरी थियरी पढ़े। तो इस तरह से 4 थियरीज दी गई हैं। इस चैप्टर में हमें टोटल 4 थियरीज के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहली थियरी है हमारी लेविस कोसेल थियरी। ये बहुत पॉपुलर है, जो कि पढ़ते आया है आदमी सब लोग। और दूसरा है वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसको हम VBT भी बोलते हैं। और तीसरी थियरी है वेस्पर थियरी, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थियरी, इसको बोलते हैं वेस्पर थियरी, ठीक है। और फोर्थ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, इसको हम बोलते हैं MOT, ठीक है ना। तो ये 4 थियरीज हमको पूरा इस चैप्टर में डिस्कस करना है, जिसमें से चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से खासकर वेस्पर थियरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, अगर तुम्हें IIT क्वेश्चन करना है तो ये दोनों बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, हर जगह के लिए ज़रूरी है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये दोनों थियरी थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल मीन्स थोड़ा सा लेंदी है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन जो ये नहीं कह रहा हूँ कि ये छोड़ दो, ये पढ़ोगे तभी आगे कभी आएगा, इसलिए चारों पढ़ना है। लेकिन इस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हम लोग करेंगे, क्वेश्चन में ज़्यादा करा जाएगा यहाँ पे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं। और अगर केवल पढ़ लेना है, क्वेश्चन नहीं करना है, तो फिर हवा भी नहीं लगेगा क्वेश्चन का। पढ़ना एक अलग चीज़ है, इसमें का क्वेश्चन करना एक अलग है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं कि मज़ा आ जाएगा, करा जाएगा। पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें वैलेंस बॉन्ड थियरी, तो इसी पे आ जाए। तो हमको बस इतना ध्यान रखना है, 4 थियरी पढ़ना है पूरे चैप्टर में, जिसमें सबसे पहली थियरी है लेविस कोसेल थियरी। तो इसी को डिटेल में शुरू किया जाए और बात करेंगे लेविस कोसेल थियरी क्या है। तो सुनो तो, लेविस कोसेल थियरी बोलता ये है कि किसी भी एटम के वैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो स्टेबल है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो स्टेबल नहीं है। जैसे मैं उस दिन बताया होगा, ये इसके पहले भी सब लोग सुन चुके होंगे कि ये अगर हमारे पास एटम है जिसमें न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते हैं, इसके चारों तरफ अलग अलग सेल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे बहुत सारे सेल हैं। तो ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस, एंड ये हो गया हमारा सेल, जिसको हम लोग सेल या ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे आउटर सेल बताया गया है कि ये चौथा सेल है। तो अगर इस फोर्थ सेल में, ध्यान सुनेंगे सब लोग, इस फोर्थ सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो बोला जाता है कि ये एटम स्टेबल होगा। लेकिन
अगर इस एटम के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये स्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। और अगर ये अनस्टेबल है तो मैं तुम्हें बताया हूँ कि कोई भी अनस्टेबल एटम क्या करेगा, खुद को स्टेबल करने के लिए वो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। और ये अनस्टेबल एटम, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में कंटेन कर सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, ठीक है ना। और ये भी बताया गया था लेविस-कोसेल थ्योरी में कि किसी भी एटम के वैलेंस सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो भी अनस्टेबल है। मतलब सिंपल सा एक लाइन कहा जाए तो अगर कोई एटम अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखा है तो स्टेबल है, और 8 नहीं है तो क्या है, अनस्टेबल है। और जितने भी एटम अनस्टेबल हैं वे सारे बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, हीलियम जो होता है, हीलियम के बारे में सबको पता होगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और हीलियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये स्टेबल होता है। मतलब यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि हीलियम के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना जरूरी है, 8 होगा तभी स्टेबल होगा। लेविस-कोसेल का यही एक एक्सेप्शन है। मतलब कि कहा जाए तो ये थोड़ा सा उस रूल को नहीं फॉलो करता है, इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन पे ही क्या मानते हैं, स्टेबल। मतलब अगर हम हीलियम को छोड़ दें तो और बाकी के जितने एलिमेंट हैं उन पर क्या लगेगा, 8 इलेक्ट्रॉन वाला रूल लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट रूल। मतलब किसी एटम के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल, नहीं है तो अनस्टेबल। ध्यान सुनिएगा, अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब अनस्टेबल, इसका मतलब बॉन्ड बनाएगा। तो कितने तरीके से बॉन्ड बनाएगा, तो लेविस-कोसेल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 3 तरीके का बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट, आयनिक, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट। अब ये कैसे बनता है थोड़ा सा हमने देखा अभी शुरू में ही, तो आओ थोड़ा सा डिटेल में बात किया जाए कि आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, कोवैलेंट कब बनेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में। अच्छा, कोऑर्डिनेट के बारे में नहीं बताया थोड़ा सा, तो थोड़ा सा बता देते हैं और फिर डिटेल में आएंगे, ठीक है ना। तो सुनो, तो मैं आयनिक बॉन्ड में ये बताया था कि कोई एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इसके ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज और जो लेता है माइनस चार्ज, अट्रैक्शन फोर्स तो होने लगता है, तो इसी को बोल दिया था आयनिक बॉन्ड, ठीक है। फिर बताया था कि 2 एटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अगर बॉन्ड बनाते हैं तो इसको हम बोलते थे कोवैलेंट बॉन्ड। इसको कैसा बॉन्ड बोला था, कोवैलेंट बॉन्ड। अब आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसका क्या मतलब है। अच्छा, थोड़ा सा कोवैलेंट बॉन्ड का एक एग्जांपल मैं समझा देता हूँ। इसको ऐसे समझो जैसे मान लो तुम्हें एक बुक खरीदना है और बुक का प्राइस मान लेते हैं 100 रुपये है, ठीक, और तुम्हारे जेब में मात्र 50 रुपये है, और तुम्हारे दोस्त को भी वही बुक खरीदना है और उसके पास भी 50 रुपये हैं, तो क्या दोनों लोग बुक खरीद पाएंगे अकेले अकेले? नहीं। तो दोनों एक काम कर सकते हैं कि 50 रुपये तुम लगाओ और 50 रुपये तुम्हारा दोस्त, 100 रुपये हो गए और बुक खरीद लो, और उस बुक का यूज दोनों लोग मिल करके करो कि 2 दिन तुम पढ़ लो, 2 दिन हम पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा कि दोनों के पास बुक भी हो जाएगा और पैसे जो कम थे वो भी मैनेज हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ तुमने बुक खरीदा बाय म्यूचुअल शेयरिंग। क्यों म्यूचुअल शेयरिंग तो खरीदा? अरे भाई 50 रुपये तुमने दिया, 50 रुपये वो दिया, दोनों ने पैसा लगाया और दोनों ने पैसा लगा करके बुक खरीदा, ठीक है। तो ध्यान सुनो, कोवैलेंट बॉन्ड भी बिल्कुल वैसे ही है। अब यहाँ पे दोनों के पास बुक है, हमने इसके पहले बोला कि दोनों को बुक चाहिए था, दोनों के पास बुक नहीं है, पैसे भी सफिशिएंट नहीं है, लेकिन दोनों के पास अब बुक है क्योंकि दोनों ने क्या किया, म्यूचुअल शेयरिंग से बुक खरीद लिया। तो अब तुम्हारे पास भी कहने के लिए बुक है और उसके पास भी कहने के लिए बुक है और पैसे भी तुम लोग ज़्यादा नहीं लगे, समझ गए होगे। तो उसी तरह से कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसके वैलेंस सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसके वैलेंस सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है,
और दोनों चाहते हैं कि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएं, 88 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। इससे क्या हो जाएगा, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो ना ये दे सकता है ना ये दे सकता है, दोनों एक दूसरे को नहीं दे सकते, लेकिन एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं और बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। चलेगा? तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा, दोनों ने स्टेबल हो गए। अभी इसको हम डिटेल में जब करेंगे तो ये और क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा कम आ रहा होगा, बट अभी इतना ही ध्यान रखना है कि म्यूचुअल शेयरिंग से अगर बॉन्ड बन रहा है तो वो कौन है, कोवैलेंट। अब आगे सुनना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दो एटम्स में म्यूचुअल शेयरिंग से ही बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग नहीं, शेयरिंग से बनता है, लेकिन शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम देता है। जैसे मान लो तुम्हें एक बुक चाहिए और तुम्हारे दोस्त को भी एक बुक चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास एक भी रुपए नहीं है, और तुम्हारे दोस्त के पास 100 रुपए हैं। जितने का बुक है उतने रुपए उसके पास हैं। इसका मतलब वो 100 रुपए का बुक खरीद लिया, और वो बुक किसका हो गया, तुम्हारे दोस्त का हो गया। वो पढ़ सकता है, लेकिन उसने कहा कि ये बुक मैं खरीद ले रहा हूँ और इस बुक से तुम भी पढ़ सकते हो। इसका मतलब उसने किया क्या, अपनी बुक तुम्हारे साथ शेयर किया, और वो शेयरिंग केवल बुक का हुआ, पैसे का नहीं, क्योंकि उसने पैसा तुमसे नहीं लिया। समझ पा रहे हो? तो ये एक्चुअल में कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड है। मतलब एक एटम जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे जरूरत है, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया कि लो काम चला लो, लेकिन ये मत समझना कि तुम्हारा है। जैसे मान लो मैं बोला हूँ ना कि बुक शेयर कर लिया। अब बुक शेयर करने का मतलब क्या हुआ, वो बुक तुम यूज कर सकते हो, लेकिन क्या वो बुक तुम्हारा होगा पूरी तरह से, नहीं ना। उस बुक को तुम पढ़ो, रखो अपने पास, वो ठीक है, लेकिन उस पर जो तुम्हारा दोस्त बुक दिया है उसका भी उस पर क्या है, कंट्रोल है। समझ रहे हो ना? वही चीज़ यहाँ भी है। इसने दो इलेक्ट्रॉन अपना इसके साथ शेयर कर देता है, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, एक हैं, एक हैं, ठीक ना। तो अगर कोई दो एटम इस तरह से बॉन्ड बनाएं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें कि यहाँ पे शेयरिंग दो एटम्स के बीच में हो, लेकिन शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही एटम दे, तो उस केस में हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या क्लियर है? क्या होता है आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, ये कम से कम कुछ तो आइडिया ही हो गया होगा। अब हम इसको डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या क्या आयनिक बॉन्ड की कंडीशन है बनने की, क्यों आयनिक बॉन्ड ही बनेगा, कैसे बनेगा, और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आयनिक कंपाउंड्स की। तो ये हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बट अभी नहीं, अगले क्लास में, ठीक है ना। तो बस आज की कहानी यहीं तक, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास। ये बंद कर दो।